सिंधु सभ्यता, जिसे अब सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ये सभ्यता कहाँ और कब शुरू हुई, ये कोई नहीं जानता। जहाँ पहले मेहरगढ़ को सिंधु सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल माना जाता था, कार्बन डेटिंग ने ये साबित किया कि हरियाणा में स्थित भीरना मेहरगढ़ से भी करीब 1500 साल पुराना सिंधु सभ्यता का स्थल है। सिंधु सभ्यता 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय थी। भारत की इस प्राचीन सभ्यता के दो बड़े शहर हड़प्पा और मोहिंजोदारो दुर्भाग्य से 1947 के बंटवारे का शिकार हुए और पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। सिंधु सभ्यता पे हमारे इस पहले वीडियो को हम हड़प्पा और मोहिंजोदारो पे केंद्रित रखेंगे। वीडियो के स्रोत डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ सीखने को मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। उसी सभ्यता का शहर था मोहिंजोदारो। लेकिन क्या आप जानते हैं मोहिंजोदारो की खोज कैसे हुई और किसने की? हालांकि अंग्रेज हुकूमत सिंध के इस हिस्से से परिचित थी, लेकिन कभी किसी ने यहाँ खुदाई करना जरूरी नहीं समझा। वहाँ एक विशाल टीला था जो एक बौद्ध स्तूप जैसा प्रतीत होता था और पास ही में एक बौद्ध मठ था। उस टीले के पास से पहले कुशन साम्राज्य के कुछ सिक्के प्राप्त हुए थे। सबको लगता था कि यहाँ जो कुछ भी है कुशन साम्राज्य के समय का है, जिसका 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी तक उस हिस्से में राज था। 1922 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक अधिकारी रखाल दास बैनर्जी, जिनको रखाल दास बंदोपाध्याय भी कहा जाता है, ने मोहिंजोदारो में खुदाई का काम शुरू किया। रखाल दास को प्रागैतिहासिक काल का वहाँ कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी। उनका लक्ष्य था उस बौद्ध स्तूप जैसे ढांचे को उजागर करना। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुदाई शुरू की, वहाँ उन्हें वैसी मोहरें मिली जो पंजाब के हड़प्पा में पहले मिल चुकी थी। हड़प्पा में 1 साल पहले ही 1921 में खुदाई शुरू हुई थी। रखाल दास समझ गए कि मोहिंजोदारो भी हड़प्पा से जुड़ा एक प्राचीनतम शहर है। जैसे जैसे वो खोदते गए, एक प्राचीन, विशाल, नियोजित और उत्कृष्ट शहर उजागर होता गया। मोहिंजोदारो से करीब 680 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज की कहानी थोड़ी अलग है। 1856 में भारत में ब्रिटिश अधिकारी सिंधु नदी घाटी के पास लाहौर और कराची शहरों को जोड़ने वाले रेलवे के निर्माण के कार्य में व्यस्त थे। उनमें से काम करने वाले कुछ मजदूरों को पास के सूखे इलाके में कई आग से पकी हुई ईंटें मिली। इन ईंटों की संख्या सैकड़ों हजारों में थी। मजदूरों ने उनमें से कुछ का उपयोग सड़क के बिस्तर के निर्माण के लिए किया, इस बात से अनभिज्ञ कि वे प्राचीन कलाकृतियों का उपयोग कर रहे थे। ईंटें देख के अंग्रेज समझ गए ये किसी प्राचीन सभ्यता का स्थल है। बाद में सर अलेक्जेंडर कनिंघम, जो ब्रिटिश आर्मी में इंजीनियर थे लेकिन इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखते थे, 1872 में हड़प्पा गए और उनको वहां कुछ मोहरें मिली जिनको ब्रिटिश म्यूजियम के हवाले कर दिया गया। सर अलेक्जेंडर ने इन मोहरों के बारे में 1875 की अपनी रिपोर्ट में भी लिखा। 1906 में सर जॉन मार्शल ने ब्रिटिश म्यूजियम में इन मोहरों को देखा और मन बना लिया कि वो भारत जाके हड़प्पा की विस्तार से खुदाई करवाएंगे। 1921 में जब वो ASI के चीफ थे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उनके कहने पर हड़प्पा में खुदाई का काम शुरू किया। सिंधु घाटी के शहर एक ग्रिड संरचना और नगर नियोजन सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किए गए थे। हड़प्पा और मोहिंजोदारो विशाल दीवारों और प्रवेश द्वारों से घिरे हुए थे। व्यापार, सैन्य आक्रमण को नियंत्रित करने और शहर को बाढ़ से बचाने के लिए ये दीवारें बनाई गई होंगी। हर शहर को 2 भागों में विभाजित किया गया था। एक भाग में एक ऊंचा किला था जहां शासक रहते थे। शहर के दूसरे भाग में शासित और गरीब लोग रहते थे। नगर का प्रत्येक भाग 4 दीवारी से बना था। हर भाग के प्रत्येक खंड में विभिन्न भवन शामिल थे, जैसे सार्वजनिक भवन, घर, बाजार, शिल्प कार्यशालाएं आदि। सड़कों को बिल्कुल समकोण पर बनाया गया था। घरों के निर्माण में पकी ईंटों का प्रयोग किया जाता था। जल निकासी व्यवस्था हड़प्पा शहर की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक थी। आसपास की सभी सड़कों और गलियों में नालियां थीं। नालियां ज्यादातर ढकी हुई थीं और भूमिगत छिपी हुई थीं। सड़क की नालियां पकी हुई ईंटों से बनी होती थीं, जिसमें कोने बनाने के लिए विशेष आकार की ईंटें होती थीं। ईंटों को बारीकी से लगाया जाता था और मिट्टी के गारे से सील कर दिया जाता था। घरों की नालियों को मुख्य सड़कों के किनारे बनी चौड़ी सार्वजनिक नाली से जोड़ा जाता था। नालियों में नियमित अंतराल पर छेद होते थे जिनका उपयोग सफाई और निरीक्षण के लिए किया जाता था। छोटे नालों को निजी नालों में और बड़े नालों को उससे भी बड़े नालों में बहा दिया जाता था।
विशाल सीवर शहर के अपशिष्ट जल को बाहर ले जाते थे, जहां इसे खुले क्षेत्रों में या विभिन्न प्रकार के तालाबों में निपटाया जाता था। द ग्रेट बाथ अर्थात विशाल स्नानागार मोहिंजो-दारो में खोजी गई सबसे प्रभावशाली संरचना है। ये पूरी तरह से भट्टी की पक्की ईंटों से बना है। इस अद्भुत स्नानागार की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.5 मीटर है। पूल के फर्श और दीवारों को जिप्सम और सीमेंट से वाटरप्रूफ किया गया था। उस समय पूरे विश्व में ऐसा स्नानघर कहीं नहीं था। जहां मोहिंजो-दारो में द ग्रेट बाथ है, वहीं हड़प्पा में विशाल अन्न भंडार है। इसकी पूरी संरचना पक्की ईंटों से बनी है। अन्न भंडार का निर्माण 55 मीटर गुणा 43 मीटर है। ये 2 खंड में बंटा हुआ है और दोनों खंड एक सुरंग से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक खंड में 6 भंडारण कक्ष हैं जो 15 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े हैं। लकड़ी के फर्श के नीचे वायु नलिकाएं हैं। त्रिकोणीय छिद्रों की पंक्ति वेंटिलेशन के लिए हो सकती थी, लेकिन अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत हैं कि मोहिंजो-दारो या हड़प्पा में बड़े पैमाने पर अन्न भंडार के निर्माण के लिए बहुत कम सबूत हैं और इन संरचनाओं को केवल बड़े सार्वजनिक भवनों के रूप में देखा जाना चाहिए। सिंधु नगरों की खुदाई से कलात्मक गतिविधि के बहुत से प्रमाण मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लोकप्रिय कला टेराकोट्टा मूर्तियों के रूप में थी। उनमें से ज्यादातर मादाएं हैं जो अक्सर गहनों से लदी हैं। लेकिन नर, कुछ दाढ़ी और सींग वाले भी मौजूद हैं। हड़प्पा संस्कृति में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला अपने चरम पर थी। सिंधु कुम्हार एक कुशल शिल्पकार था जो सादे, रंगीन और चमकीले मिट्टी के बर्तनों का उत्पादन करता था। कांस्य आकृतियों का एक छोटा लेकिन उल्लेखनीय प्रदर्शन भी है, जिसमें नृत्य करने वाली लड़कियों, छोटे रथों, गाड़ियों और जानवरों के कई टुकड़े और पूर्ण उदाहरण शामिल हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियां उनकी छोटी मोहरें हैं। अधिकांश मोहरों में एकसेंगा, कुबड़ रहित गेंडा या सांड, भारतीय कुबड़ वाला सांड, हाथी, जंगली भैंसा, बाघ और उस समय के माने जाने वाले देवी देवता दिखाई देते हैं। हड़प्पा और मोहिंजो-दारो के निवासी मूल रूप से किसानी करते थे। 2016 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए एक शोध ने पुष्टि की है कि सिंधु आबादी के किसान दोनों मौसमों में बहुफसल रणनीतियां, जिससे अंग्रेजी में मल्टी क्रॉपिंग स्ट्रैटेजीज कहा जाता है, का उपयोग करने वाले शुरुआती लोग थे। वो गर्मियों के दौरान चावल, बाजरा, बीन्स और सर्दी में गेहूं, जौ और दालें उगाते थे, जिन्हें अलग अलग पानी देने की व्यवस्था की आवश्यकता होती है। उसके बाद किसानों का एक नेटवर्क अपनी उपज सभी प्राचीन शहरों के बाजारों में पहुंचाता था। सिंधु घाटी एक कृषि प्रधान समाज था, लेकिन व्यापार भी उतना ही महत्वपूर्ण था। इसके लिए वो बैलगाड़ी और नावों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता बैलगाड़ियों के रूप में पहिएदार परिवहन का उपयोग करने वाली पहली सभ्यता हो सकती है। ऐसी बैलगाड़ियां आज भी दक्षिण एशिया में देखी जाती हैं। वो नावें और कश्तियां भी बनाते थे। सिंधु सभ्यता का शहर लोथल एक तटीय शहर के रूप में पहचाना गया है, जहां नावों और कश्तियों को डॉक किया जाता था। सिंधु सभ्यता के व्यापारी अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी जैसे पानी के निकायों पर लंबी दूरी तक जल यात्रा करते थे। व्यापार हड़प्पा शहर की कार्यशालाओं में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आयात पर केंद्रित था, जिसमें ईरान और अफगानिस्तान से खनिज, भारत के अन्य हिस्सों से सीसा और तांबा, चीन से जेड और देवदार की लकड़ी को हिमालय और कश्मीर से नदियों के रास्ते तैराकर नीचे लाया जाता था। अन्य व्यापारिक वस्तुओं में टेराकोटा के बर्तन, सोना, चांदी, धातु, मोती, उपकरण बनाने के लिए चकमक पत्थर, शंख, मोती और रंगीन रत्न जैसे लापिस लजूली और फिरोजा शामिल थे, जिन्हें विदेशों या भारत के अन्य हिस्सों से लाया जाता था। हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के बीच एक व्यापक समुद्री व्यापार नेटवर्क था।
मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में पुरातात्विक स्थलों पर हड़प्पा की मोहरें और गहने पाए गए हैं, जिसमें आधुनिक इराक, कुवैत और सीरिया के कुछ हिस्से शामिल हैं। सिंधु लोगों का धर्म आज के हिंदू धर्म का पूर्वज था। मोहिंजो-दारो और हड़प्पा में ऐसा कोई स्थल नहीं मिला है जिसे निस्संदेह पूजा स्थल माना जा सके, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऐसी कोई जगह नहीं थी। मोहिंजो-दारो और हड़प्पा के लोग एकमात्र देवी की पूजा करते थे जिसे पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने मदर गॉडेस कहा था। ये केवल हिंदू धर्म ही है जिसमें शक्ति और उसके विभिन्न रूपों की अभी भी पूजा की जाती है। और देवी मां की तरह एक पुरुष देवता था जिसे भगवान शिव का आदि रूप माना जाता है। मोहिंजो-दारो और हड़प्पा में उत्खनित कई लैंगिक मूर्तियां आज भारत में पूजे जाने वाले शिवलिंग और जिस योनि के छल्ले पर वे चढ़े हुए हैं वे शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। मोहिंजो-दारो में मिली पशुपति नामक एक मोहर है जिसे व्यापक रूप से भगवान शिव के शुरुआती प्रतिनिधित्वों में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है। विद्वानों का यह भी मानना है कि इस देवता के 3 सींग बाद में शिव के त्रिशूल के रूप में विकसित हुए। इसके अलावा बैल और पीपल के पेड़ को आज के हिंदुओं की तरह ही सिंधु लोगों द्वारा पवित्र माना जाता था। मोहिंजो-दारो और हड़प्पा में स्वास्तिक को दर्शाने वाली मोहरें भी मिली हैं। चूंकि मोहिंजो-दारो और हड़प्पा में वैदिक धर्म का कोई प्रमाण नहीं मिला था, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने निष्कर्ष निकाला कि वैदिक धर्म संभवतः भारत के बाहर से आया था और बाद में वैदिक और सिंधु लोगों के धर्म का विलय हो गया, जिसे आज हम भारत में हिंदू धर्म के रूप में देखते हैं। लेकिन ये भारत में सिंधु सभ्यता के स्थलों की खोज और खुदाई से पहले की बात है। नए साक्ष्य इस सिद्धांत पर संदेह की छाया डालते हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के भीतर 3 प्रकार से मृतक के शव को निपटाने की व्यवस्था थी। 1. पूर्ण शव को दफन करना। मृतक को दफन करना सभ्यता के शुरुआती दौर में सबसे आम था। 2. पूर्ण दाह संस्कार करना। हम दाह संस्कार मृत व्यक्ति के शरीर को जलाकर राख कर देने के संदर्भ में प्रयोग कर रहे हैं। सिंधुवासी मृतकों का दाह संस्कार करके बची हुई राख और हड्डियों को अन्य वस्तुओं के साथ एक कलश में डालकर धरती में दफन कर देते थे। ये रीति सभ्यता के चरम और अंत तक प्रयोग में थी। और 3. आंशिक दफन, जिसमें केवल मृतक की हड्डियों को दफन किया जाता था। मृतक के शव को एक ऐसे हिस्से में छोड़ दिया जाता था जहां जंगली जानवर आके उसका भोग लगाते थे। उसके बाद शव का जो कुछ बचता था उसको एक कलश में डालकर या सीधे धरती में दफन कर दिया जाता था। 1931 तक मोहिंजो-दारो में केवल 21 कंकाल पाए गए। उनमें से अधिकांश किसी प्रकार की दुर्घटना के शिकार प्रतीत होते थे, जिन्हें सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद उन स्थानों पर दफना दिया गया था। मोहिंजो-दारो में कंकालों के अभाव को देखकर यह माना गया कि वहां के लोग मृतकों का दाह संस्कार करके बची हुई राख और हड्डियों को एक कलश में डालकर धरती में दफना देते थे। इसके विपरीत हड़प्पा में करीब 90 कंकाल पाए गए, जिसमें केवल 19 पूर्ण कंकाल थे। R37 नामक एक कब्रिस्तान में कुछ कंकाल लकड़ी के ताबूतों में दफन थे। अधिकांश कंकाल मिट्टी के बर्तनों, शंख की चूड़ियों और सेलखड़ी के मनके, सोना और अर्धकीमती पत्थर के साथ दफन थे। ये सुझाव देते हैं कि कब्रिस्तान में दफन किए गए ये व्यक्ति एक ऊपरी हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। हड़प्पा में कम से कम 126 बड़े चौड़े मुंह वाले कलश पाए गए हैं, जिनमें छोटे फूलदान, छोटे 4 पैर वाले जानवर, पक्षी या मछली की हड्डियां, मोती, चूड़ियां और टेराकोटा मूर्तियां राख और चारकोल के साथ मिश्रित पाए गए। 126 दफन कलशों में से केवल एक में कुछ मानव हड्डियां थीं। इससे यह अनुमान लगाया गया कि दाह संस्कार के बाद मानव हड्डियों को या तो एक नदी में बहा दिया जाता था और बची हुई राख को एक कलश में दफन कर दिया जाता था, या 2 दाह संस्कार के बाद कोई हड्डियां ही नहीं बचती थी, इसलिए केवल राख को दफनाया जाता था, या फिर 3 मानव हड्डियों को शायद पीसकर राख में मिला दिया जाता था। ऐसे कलश सिंधु सभ्यता के दोनों शहर हड़प्पा और मोहिंजो-दारो में आमतौर पर एक फर्श या सड़क के नीचे दफन पाए गए। एक दफन कलश में आमतौर पर राख, चारकोल के निशान, जानवरों, पुरुषों या महिलाओं की टेराकोटा मूर्तियां, कुत्ते, बकरी या मेंढे की हड्डियां और आभूषण के टुकड़े होते थे।